नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर जी, कैसे हैं? कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, आप बताइए। बढ़िया हूँ। काफी दिनों का एक दिन कॉल किया, वो रिसीव नहीं हुआ, तो फिर हमने सोचा कहीं व्यस्त होंगे, तो फिर मैंने दोबारा कॉल नहीं किया। एक्चुअली आदत भी हमारी है कि हम एक बार या 2 बार से ज्यादा फोन किसी को नहीं करते। कि हो सकता है कहीं अत्यधिक व्यस्त है व्यक्ति, तो हो सकता है कि बाद में बात कर ली जाए, अभी जो है डिस्टर्ब ना किया जाए। तो फिर हमने कहा कि चलिए बाद में हम भी देखे थे आपका, लेकिन हम कहे कि भाई अभी व्यस्तता चली होगी, संडे को किया जाए बात, तो हम संडे का वेट कर रहे थे। अच्छा। हाँ, हम आशीर्वाद आज सैटरडे, और इधर कानपुर में इधर 2-3 दिन से बारिश भी जबरदस्त हो रही है, तो इंस्टीट्यूट में बच्चों की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काफी कम हो गए हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी भी हम बैठे हुए थे इंस्टीट्यूट में। सैटरडे को वैसे भी हम टेस्ट रखते हैं। तो भीड़ बच्चों की कम थी, तो हमने कहा चलो अभी कुछ टाइम है, सबसे बात कर लिया जाए। तब तो करीब आ गए हैं दिन काफी। हाँ, बस अब देखिए, सब कुछ तो डिसाइडेड है, अब स्टार्ट करने की बस देरी है। ये तो है। सब कुछ डिसाइड तो हो ही गया, क्या होना है, कैसे होना है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे प्रॉब्लम दूर हो गए हैं। अब तो न टीटी वाली समस्या है, न बीएड वाली समस्या है, ना प्रतिशत वाली समस्या है। जो भी सुधार करना था सब कर चुके हैं, सारे गजट जारी हो चुके हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा सर, जैसे कि आपने अपने अभी जो अपने आपके उसको पढ़े, जो भी लेख आपने दिए व्हाट्सएप वगैरह पे, जैसे आपने कहा चरणबद्ध तरीके से होगी 2007, फिर 2010, 2011, 2012। तो अगर इस तरह से अगर ऐसा होता है, तो जैसे 2012 में जो लोगों ने बीएड किया था और उस वक्त उन्होंने टेट पास नहीं किया था, तो क्या उनको भी इसमें हम मिला लिया जाएगा? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले जो है, या कुछ महीनों पहले कह लें, हमने ग्रुप में शेयर भी किया था जो गजट हुआ है। हाँ, देखा था मैंने। हाँ, उसमें अप्रूवल दे दिया गया ना कि आपने जिस भी तारीख को टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, या कोई भी कोर्स वाले हों, जिस दिन उन्होंने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद चाहे जब भी उन्होंने टेट या सीटेट जो भी पास किया, वो सारे वैलिड माने जाएंगे। अच्छा, ये जैसे कि मानिए हमारी जो है वाइफ का 2012 में बीएड कंप्लीट हुआ है, और उनका सीटेट जो निकाला वो उन्होंने अभी निकाला है, यही वाले में जो अभी लास्ट ईयर में भी जो लास्ट वाला हुआ है। तो पहले नियम क्या था कि आप टीचिंग कोर्स करने के बाद जो है टेट या सीटेट पास कीजिए, तो बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कभी भी कर लें। दिक्कत उनके साथ आ रही थी जो टीचिंग कोर्स करते हुए टेट या सीटेट पास कर लिए, हाँ, और रिजल्ट उनका बाद में आया। तो ऐसे करीब 95 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जब 72,000 वाली भर्ती चल रही थी मैटर, तो उसमें नियुक्ति दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, तो उसी के बाद लगातार जो है तरह तरह के संगठन जो सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं, वो सब कह रहे थे कि ये लोग गलत हैं अंदर, इनको बाहर कराएंगे, नहीं तो हम भी अंदर होंगे। तो हमने तब भी लिखा था कि वो कहीं से गलत नहीं है, वो सही है, कोर्ट ने उनको अंदर कराया है। बस ये है कि जो बाहर है अब उसको अंदर ले जाने की तैयारी है, और उन्होंने कोर्ट ने रास्ता खोला है। कोर्ट ने उसको भी सही माना और उनको अंदर कर दिया, ताकि अन्य जो लोग हैं इस तरह के वो भी अंदर हो जाएं। तो ये जो नेता वेता हैं, ये हमेशा लगे रहे कि इनको हम बाहर करा के रहेंगे। तो हमने हमेशा लिखा कि कोई बाहर नहीं होगा, जो बाहर है वो अंदर जाए, इसका रास्ता बनाया जाएगा। तो वही रास्ता सारा बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो है। तो अगर इसमें जैसे कि हमारे वाइफ वाला मैटर 2012 वाला, उनका 2000 बीएड पास है और टेट अभी उन्होंने इधर ही पास किया 2021 में, तो ये भी उसमें इंक्लूड मानी जाएंगी फिर? टेट किसी ने कभी भी पास किया हो, टेट पास करने के वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें जो शर्तें होती हैं, तो उस वक्त आपने ट्रेनिंग कोर्स किया है कि नहीं किया है, और दूसरा आपने जो शर्त के अनुसार प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए है कि टेट पास किया है कि नहीं किया, ये देखा जाता है। तो यहाँ भी वही देखा जाएगा कि आपने ये दोनों चीजें की हैं या नहीं प्राइमरी में जाने के लिए। तो ये दोनों चीजें हैं, चाहे किसी ने बीएड कभी भी किया हो, डीएलएड कभी किया हो, बीटीसी कभी किया हो, वो करने के बाद टेट या सीटेट पास है तो वो एलिजिबल है। इसके बाद जब यानी कि इसका फायदा इनको मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। और जब नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी वो कैसे हो, तो अलग अलग नियम होते हैं। पहले मेरिट पर होता आया है,
फिर बाद में सुपर टेट आ गया, और अभी फिर से जो है गवर्नमेंट मेरिट पर तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार मेरिट पर जो तैयारी है, जैसे पहले रहा बीटीसी वगैरह का कि जैसे जैसे वो करते जाते थे, बैच वाइज लेते जाते थे, तो वही सेम चीजें यहाँ फिर से वो करने जा रहे हैं कि हम बैच वाइज लेते चले जाएंगे। हाँ, तो यानी कि जिसने जब भी ट्रेनिंग कोर्स किया है, चाहे जब भी टेट सीटेट पास किया है, वो सब फॉर्म भरेगा, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें जब वो लेना शुरू करेंगे तो वो अपने हाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स उसने कब कंप्लीट किया है, जिससे सन में कंप्लीट हो। हाँ, अब मान लीजिए कि कोई बीटीसी कर रहा था या डीएलएड कर रहा था, अब उसका बैक लगता गया, उसके साथ वाले मान लेते हैं कि 2017 में पास हो गए, और उसका बैक लगने के कारण उसने फिर से बैक का परीक्षा दिया और उसका डिले हो गया, उसका रिजल्ट आया 2018 में। तो जो बैक लगा है और रिजल्ट उसका आया 2018 में, तो वो 2018 गिना जाएगा। और जो उसके अन्य साथी जो कि शुरू में ही निकल गए, 2017 में उनको रिजल्ट मिल गया, तो वो 2017 बैच माने जाएंगे, 17 बैच माने जाएंगे। ठीक। तो रिजल्ट पर जो डेट लिखा होगा कि रिजल्ट कब दिया गया है, उस डेट का मतलब है। अब उसके बाद जब उन्होंने चरणबद्ध बताया तो भाई जो 2011 वाले में आ रहा है वो पहले आ रहा है, फिर 2012, फिर 13, 14, 15 इस तरीके से आगे होता चला जाएगा। अगर कोई जो है, जैसे आप हैं और हम हैं, आपने भी 2011 में बीएड कर लिया था, हमने भी बीएड 2011 में कर लिया था, मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि 2011 में टेट आया, आपने पास कर लिया और हम नहीं कर पाए, फिर हमने जो है 2018 में टेट पास कर लिया, तो आप 2011 में टेट पास हैं, हम 2018 में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो वो देखा जाएगा वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हमने कब किया, आपने कब किया, तो वो तो सेम बैच है, वो तो सेम है। तो भले अब आपने जो टेट तब भी पास करा, उससे मतलब नहीं 2011 देखा जाएगा। 2011 तो आप भी 2011 वाले गिनती में आ जाएंगे, हम भी 2011 वाले गिनती में आ जाएंगे। संख्या बढ़ नहीं जाएगी? नहीं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, संख्या बढ़ने से क्या आपका तात्पर्य है कि संख्या बढ़ जाएगी तो उससे नुकसान या फायदा मतलब कि होगा नहीं होगा, सीटें कितनी, यानी कुल मिलाकर सीट का है ना? तो ये अभी तक तो लोग ये सोच रहे थे कि भाई टेट इतने पास हैं, उतने पास ज्यादा लोग नहीं हैं, और जो हैं भी वो इधर उधर चले गए हैं, तो लोगों को फायदा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सारे बीएड वालों को, जैसे मान लीजिए इस वक्त हमने बीएड किया, 100 बच्चे थे उस वक्त 2011 में हमारे साथ बैच में, और उसमें जो है कम से कम 10-20 लोगों की जॉब तक लग चुकी है, 80 बचे, और उस 80 में करीब 10-15 ऐसे थे जो टेट पास है, बाकी सब नहीं पास कर पाए थे। मगर अब इस जो अब अभी आप बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चले तो वो सब फिर एलिजिबल होगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने किसी ने तो 2017, 18, 19 में पास कर लिया। तो अभी देखिए, अगर जिन्होंने भी पास कर लिया है, पहली बात तो उसमें भी सारे लोग नहीं पास कर पाए होंगे, कुछ ऐसे होंगे 18, 19 में, 20 में पास किए होंगे जो भी इधर टेट हुए हैं। ज्यादा मौका भी कहाँ मिला है, 18 में मिला है, फिर उसके बाद 19 वाला 20 में हुआ है, और फिर 21 वाला 22 में अभी रिजल्ट आना है, तो तीन बार इधर फिर आया है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब 2011 में नहीं हुआ, बीएड वाले हैं, तो वो फिर कुछ और शुरू कर दिए होंगे, इधर से ध्यान हटा दिए होंगे, पूरी तरह से हटा दिए होंगे। हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं सर, अभी हमारी उनसे बात एक बार हुई इलाहाबाद में जब हम गए थे, तो अब उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारे साथ ही बाद में एलएलबी करने के बाद लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, हमने तो फिलहाल शुरू की नहीं थी प्रैक्टिस, हम तो टीचिंग में थे। तो हम उनसे मिले, हमने कहा भाई तो ये ऐसा हो रहा है और अब तो बहुत करीबी है ये सब, तो उनका यही रिप्लाई था, भाई अब नहीं हो पाएगा, हमने अपने आप को पूरी तरीके से इधर ढाल लिया है, इधर हमारा अपना हमने चैम्बर बनवा लिया है, प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, 5-7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब हमसे अब नहीं हो पाएगा कि अब हम जाकर फिर से टीचिंग को अपनाएं और उधर हम जाए। हमने अपनी लाइफ को जैसे कर, क्योंकि सब कितनी है, किसी की 40 हो रही है सर, किसी की 38, किसी की 42, तब वो कह रहा है कि भाई अब 40 साल मेरी एज हो चुकी है और मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकता। तो बहुत से ऐसे लोगों से मेरी बात हुई, तो लोगों में, ज्यादातर लोगों में ये मिला कि अरे सर अब तो जहाँ पर 1-2 लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं समय इंग्लिश मीडियम में, उनको ऑलरेडी 35-40 हज़ार सैलरी मिल रही है, भाई अच्छे टीचर थे वो, उनको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं था। आपने जो बताए हैं लोगों के बारे में, इसमें ध्यान दीजिए कि जो आपने कहा कि वो प्रैक्टिस करने लगे हैं, वकालत करने लगे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने जब पहले टेट नहीं पास किया तो दोबारा भी कोशिश नहीं किया, फिर 18 या 20 या 21 में प्रयास नहीं किया? नहीं, ये टेट वाले पास वाले बता रहा हूँ मैं। अच्छा, टेट पास थे, जिनको मैंने बताया टेट पास है। हाँ, अच्छा, तो चलिए,
इसमें भी जो लोग टेट नहीं पास हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर कुछ और करने लगे तो वो फिर इधर जो है टेट देने भी नहीं गए होंगे। क्योंकि सुपर टेट था सामने, तो उनको यही रहा होगा, अरे यार फिर टेट दो, सुपर टेट आ गया, हमसे नहीं होगा। तो जो नहीं पास थे, पुराने लोग जो टेट नहीं पास थे, उसमें बहुत कम लोग होंगे जो टेट पास किए हों इधर। ज्यादातर नए लोग ही पास किए हैं, पुराने वाले नहीं। और जो पास थे उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बताया कि 35,000 40,000 पा रहे हैं, तो वो किसी न किसी शहर के अंदर होंगे, बड़े शहर के अंदर, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर वगैरह में है, इलाहाबाद, बड़े शहर में। और जब ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, पार्टिसिपेट तो वो कर देंगे, लेकिन देखिएगा बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि जिनको शहर में रहना है वो शहर में ही, ठीक है, 35,000 40,000 में उनकी गाड़ी चल रही है ना, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं लाइक करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो जिनको पेमेंट अच्छा मिल रहा है, जो जान रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में जॉब मिलती रहेगी, हम हमेशा अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं, या कोचिंग वगैरह उनका अच्छा चल रहा है, तो वो नहीं आने वाले हैं। उनको शहर में अपनी कोचिंग चलानी है, तो वो अच्छा पैसा उसी से कमा लेंगे, तो वो नहीं आएंगे गवर्नमेंट जॉब में, नहीं आएंगे। तो कई रीजन है, कई कारण से कुछ लोग आएंगे, नहीं आएंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं। वो तो जो प्रक्रिया शुरू, और सबसे मुख्य क्या है ना कि यहाँ पर सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी देखिए जूनियर की भी भर्ती आज तक नहीं निकाला इन्होंने। वो एक बार जूनियर की भर्ती आई थी 29,000, उसके बाद आज तक कभी नहीं आई है कोई भी जूनियर की भर्ती, वो एडेड वाली आई थी बस। तो अभी ये प्रमोशन वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि जब ये सब शुरू करेंगे, इसके बाद जब प्रमोशन होगा तो लाखों की संख्या में लोग ऊपर जाएंगे। तो लाखों संख्या वहां भी जाने वाला, फिर से खाली हो जाएगा नीचे, फिर नीचे वाला जो, तो नीचे और पीछे वालों को और लेते जाएंगे। तो इसीलिए तो चरणबद्ध शुरू कर रहे हैं कि जो बाद में इसमें रह जाएगा, तो जैसे ही जूनियर वाला, कुछ समय बाद जूनियर वाला भी होगा ही, प्रमोशन होगा और नए लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो बहुत सारे लोग जूनियर में जाएंगे, तो नीचे और भी पद खाली होंगे। तो चरणबद्ध इसीलिए किया गया है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दीजिए। लोग जो है शब्दों को पढ़ते हैं, अर्थ को नहीं समझना चाहते हैं। कोई ये जो शिक्षा मित्र हैं, या फिर बीएड है, या फिर बीटीसी है, या डीएलएड, या कोई भी है, कोई भी किसी जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कह लें, चाहे हाई कोर्ट कह लें, या सरकार कह लें, किसी का दामाद नहीं है। वो तो सिर्फ पिछली सरकार ने अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हुए विशेष वर्ग को लाभ देना चाहा, शिक्षा मित्र को। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 मौके शिक्षा मित्र को दिए जाएं, तो वो 2 मौकों से तात्पर्य ये था कि सिर्फ शिक्षा मित्र नहीं, कम से कम 2 मौके तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। हो सकता है पहले मौके में कोई जरूरी नहीं कि हर कोई सफल ही हो जाए। तो जब शिक्षा मित्र को 2 मौके मिले, तो जो 2011 में जब टीटी आया, तो आपने उसमें तो लिख दिया कि बीएड वालों के लिए यह पहला और आखिरी मौका है। क्यों भाई, इनको दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया? सही बात। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हर व्यक्ति को कम से कम 2-3 मौके मिलने चाहिए, शिक्षा मित्र को भी 2 ही क्यों, 3-4 मौके सबको मिले, हर व्यक्ति को मिले। इसीलिए इन्होंने डिले किया है, ताकि इतने बीएड को वैलिड करने के बाद 2-3 और हम जो है टेट करा लें, ताकि जो बीएड वाले हैं उनको भी ये न रहे कि हमें मौके नहीं मिल पाए उतने। 2011 में मौका मिला, और इसके बाद 18 हुआ, 19 वाला हुआ, 21 वाला हुआ, इधर भी मौके मिले। यानी कि आज के तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि हमें मौका नहीं मिला या एक भी मौका नहीं मिला। अभी जो है कंडीशन ये है कि सबको 2-3 मिले हैं, और जो नए लोग आए हैं उनके लिए तो आगे मौके ही मौके हैं। हाँ सही बात है। तो इसीलिए पीछे वालों को स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है कि पीछे वालों को सबको कर दिया जाए, आगे तो मौके मिलते रहेंगे, आगे वाले आते जाते रहेंगे। अब देखिए डीएलएड वगैरह बंद करना है, उसका भी लक्ष्य क्या रखा गया है 2030, ताकि जो है पर्याप्त मौका उनको भी मिल सके। एडमिशन डीएलएड में होना बंद हो गया है, कम हो गया है, देख ही रहे हैं आप अखबार में। डीएलएड में एडमिशन हो ही नहीं रहे हैं, लोग ले ही नहीं रहे डीएलएड में एडमिशन। तो आने वाले 1-2 साल हो सकता है अगले साल डीएलएड कोर्स कराया जाए, नहीं तो उसके बाद तो बंद हो जाना है। और 2030 तक गवर्नमेंट जॉब में लेना है, तब तक मौके मिलते ही रहेंगे। ये भी प्रयास कर लेंगे, 2030 तक जहां इनको जाना होगा चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखा गया है, चाहे वो कोई वर्ग हो,
सबको पर्याप्त मौका मिले, ऐसा कोई वर्ग न रहे जिसको 2-3-4 मौके न मिले हों। ना मिले हों, ये बात तो है। अच्छा, मेन बात ये होती है, जैसे बीच बीच में कुछ लोग अपनी अपनी न्यूज देते रहते हैं। जैसे हमारे मिलने वाले हैं, वो टीचर हैं इंटर कॉलेज के, तो उन्होंने कहा कि बताइए साहब जो है धीरे 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 अभी जो है हो सकता है स्कूल जो चल नहीं रहे हैं, सरकारी स्कूल काफी बंद रहते हैं, तो इसको प्राइवेट कर दिया जाए और कर दिया जाएगा। और अभी परसों मेरे पास एक साहब का फोन आया 2 दिन पहले, कहेंगे सर वो मैंने अभी आपको एक जगह थोड़ी वीडियो थी क्या थी, मैं उन्होंने भेजा नहीं मुझको, मैं आपको भेजूंगा। उसमें भी ये बात चल रही है कि जो है बहुत से जो गवर्नमेंट वाले जो एडेड हैं या गवर्नमेंट वाले हैं, तो या जो मतलब कि जो एडेड चल रहे हैं, जो अभी उस पर हैं सरकारी सहायता पाते हैं, तो उनको सरकारी सहायता ना दी जाए, बाकी चीजें ज्यादातर जो है प्राइवेट करी जाए। तो हमने कहा देखिए मुझे तो ऐसी कहीं से भी कोई न्यूज ऐसी दिखी नहीं आज तक के कि स्कूल के बारे में कहीं कहा गया हो कि प्राइवेटाइजेशन इसका भी होगा, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी गांव देहात में है, परिषद विद्यालय हैं, इनको हम प्राइवेट करें। फिलहाल अभी तो हमें ऐसी सामने मेरे पास न्यूज नहीं आई है, लेकिन अब आप बता रहे हैं इसका क्या सोर्स है, ये हमें बताएं तो हम समझें। इस तरह की जो बातें करें उनसे थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। हम 1-2 उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अपना प्राइवेट कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी कोचिंग में 4 कमरे हैं, आप जो है चारों कमरों में अपना कोचिंग स्टार्ट किए और चारों कमरे का किराया भर रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले धीरे धीरे समय में आपने जब स्टार्ट किया तब आपको लगा कि 4 कमरे की जरूरत है, आपने 4 कमरे लिए थे, चारों को किराया भर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी कोचिंग चलने लगी, फिर आपको एहसास हुआ कि हमारा एक कमरा जो है फालतू खाली रह जाता है हमेशा, मेरे तो 3 ही कमरे यूज हो रहे हैं। तो आप बताइए चौथे कमरे का किराया जो आप दे रहे हैं क्या देना चाहेंगे या उसको छोड़ना चाहेंगे? 3 ही करो। बिल्कुल भाई, जब यूज नहीं है हम क्यों पैसा को खर्च कर जाए। हाँ, जो आप देख रहे हैं कि उसका हम बिल्कुल यूज ही नहीं कर पा रहे हैं और हर महीने मेरा फालतू किराया जा रहा है, तो आप यही सोचेंगे ना कि इस कमरे को हम छोड़ देते हैं, मेरा किराया कम हो जाएगा, बचत होने लगेगी। बिल्कुल। तो अगर यही चीज कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर रहा है तो वो गलत क्या कर रहा है? अगर ऐसा कर रहा है वो, तो भाई मितव्ययिता का गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये तो लोगों ने पढ़ा है भाई, मितव्ययिता का गुण हर जो बीएड किए होंगे या और कोई पढ़ाई किए होंगे, तो ये गुण के अंदर एक ये गुण आता है हर जगह कि व्यक्ति को, संस्थान को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको अपने खर्चे कम करने का प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट कोई स्कूल बंद कर रही है तो उसके पीछे कोई कहीं ना कहीं कारण होगा। अच्छा, आज हमने एक ऑडियो डाला है, एक मैडम से बात हुई है करीब 1-1.5 घंटे, उनका भी यही वो तो काफी नेगेटिव थी और यही सब पॉइंट लेकर के, तो हमने काफी उनको समझाया है कि पहले क्या था कि प्राइमरी स्कूल अलग चल रहे थे और जूनियर अलग, लेकिन बिल्डिंग अगल बगल ही है। अगर बाउंड्री बना दिया जाए तो दोनों एक ही कैंपस में आ जाएंगे और गवर्नमेंट ने यही किया है, कंपोजिट स्कूल बना दिया। आप कहीं भी देखिए कंपोजिट स्कूल ज्यादातर चल रहे हैं इस समय। क्या किया गया है, दोनों को एक ही मर्ज करके बाहर से बाउंड्री बना दी गई। तो पहले क्या था कि गिनती 2 होती थी, प्राइमरी की गिनती अलग होती थी, जूनियर की अलग, तो संख्या स्कूलों की काफी ज्यादा थी। अब वो बन गया कंपोजिट, अब एक ही कैंपस में है, एक ही स्कूल बना दिया गया, तो उसको अब 2 गिनेंगे या 1? सही बात है, 1 गिनेंगे। तो जब 1 गिनेंगे तो कागज पर संख्या घटते हुए दिखेगी, ये पहले इतना था अब इतना हो गया। तो लोग उसी को कह रहे हैं कि सरकार ने स्कूल बंद कर दिया, लेकिन बंद कहाँ हुआ, वो तो अभी भी चल रहा है, बस कागज पर गिनती ज्यादा थी, अब गिनती कम हो गई है। अच्छा, एक तरीके से यही है कि किसी चीज ना किसी चीज में विलय करना। हाँ, और दूसरा है तो कर देते हैं। और दूसरा, प्राइमरी स्कूल इतने ज्यादा हैं, आप गांव में कहीं भी जाकर देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था अटल जी ने, उसके तहत हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल खोलना था, उसके तहत स्कूल खोले भी गए, खूब खोले गए। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ 5 किलोमीटर का जो दायरा था, तो वो जो 5 किलोमीटर तय किया गया, तो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि एक गांव में स्कूल बना, दूसरे गांव में बना, दोनों अगल बगल ही स्कूल बन गए, थोड़ी ही दूरी पर। हाँ, बिल्कुल, बहुत से देखने को मिलते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर ही 2-2 स्कूल हैं। अब दोनों स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम रहती है, वहां भी कम आ रहे हैं, यहाँ भी कम आ रहे हैं। अब सरकार दोनों पर खर्चा पहले करती थी, अब उसी को उन्होंने मितव्ययिता के तहत सोच करके बच्चों को एक ही स्कूल में डाल दिया और टीचर को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया।
तो अब बताइए, अगर इस तरह का कोई स्कूल बंद किया गया तो उसमें क्या गलत कर दिया गया? हाँ, जब वहाँ कुछ है ही नहीं, कोई बच्चे नहीं हैं, लोग जा रहे हैं, बैठ के चले आ रहे हैं, तो फायदा क्या? अच्छा, अभी हमने शहर में ही एक स्कूल देखा है, यहीं कानपुर में शहर में। वो स्कूल सर, वहाँ से टीचर दिखते हैं 3-4, आते हैं, बैठते हैं, टिफिन करते हैं, तो 2-3 घंटे बाद ताला लगा के चले जाते हैं। एक बच्चा नहीं। अब वो शहर का है, मुझे ऐसा लगता है, या गली के अंदर का है बहुत ज्यादा, वहाँ कोई जाता ही है, तो मेरे ख्याल से वो अपना चल रहा। तो या तो बच्चों का नामांकन नहीं होगा, या तो नामांकन होगा, बच्चे आते नहीं होंगे। पहले तो मास्टर जी भी इसी तरह से रहते थे, जाते थे नहीं जाते थे, लेकिन अभी तो कड़ाई हो गई है, जांच चल रही है, तो कंपलसरी हो गया है जाना। तो वो तो जो भी कारण है वहाँ का, उसको गवर्नमेंट देख लेगी। बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे कैसे लाए जाएं? अभी नामांकन बढ़ाया गया है बहुत, जो जब एडमिशन चल रहा था बहुत जोर दिया गया नामांकन 2 करोड़ पहुंचाने का, तो वो तो उसको गवर्नमेंट देख लेगी। अच्छा, जैसे अभी हमने बताया कि 2 स्कूल अगल बगल थे, उनको मर्ज कर दिया गया कि भैया यहाँ भी कम बच्चे हैं, वहाँ भी कम है, तो एक स्कूल में ठीक ठाक कंडीशन हो गई, दूसरा अब खाली हो गया। तो वो स्कूल भले दिख रहा है कि बंद है, लेकिन वो बिल्डिंग, वो जमीन कहीं गई नहीं है, वो तो अभी भी वैसे की वैसे ही है। फिर जैसे आवश्यकता बढ़ेगी, हो सकता है जिस स्कूल में किया गया है आने वाले टाइम में नामांकन जैसे इस साल बढ़ाया गया, फिर अगले साल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको खोल दिया जाएगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले अखबारों में आया था ना कि कितने नए स्कूल खोले जाएंगे हर जिले में, हर जिले का लिस्ट निकला था कि कितने कितने नए स्कूल खोले जाएंगे। तो भाई जहाँ पर नए स्कूल खोलने की जरूरत है वहाँ नए खोल रहे हैं, जहाँ जरूरत ही नहीं है, बिना वजह का पैसा खर्च हो रहा है, तो वहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च करके क्या मिलेगा? लोग जा करके वास्तविकता को नहीं पता करते हैं। उन्होंने बस आंकड़ा पढ़ लिया कि इतना खोला गया, इतना बंद किया गया, ये हुआ वो हुआ, अखबार में पढ़ लिए या कहीं भी कुछ भी सुन लिए, बस आधी अधूरी न्यूज। जैसे अखबार में हेडिंग कुछ और लिखा होता है, लेकिन जब अंदर न्यूज पढ़िए तब निकल करके कुछ और आता है। हेडिंग तो मिर्च मसाला डाल करके बना देते हैं। तो वही लोग जो है, जो मिर्च मसाला वाला पसंद करते हैं, खाली हेडिंग पढ़ के रह जाते हैं, ये वही लोग हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे किसी भी लेवल पर, ये 99% आपको मिलेंगे फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, सही बात है, ये फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इनको बस लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब एक चीज बताइए, कोई भी चीज समय के साथ बदलता है कि नहीं बदलता है? बिल्कुल बदलता है भाई। कल समय कुछ और था, आज समय कुछ और है, फिर आने वाला समय कुछ और होगा। समय के अनुसार चलना पड़ता है, और जो समय के अनुसार नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल सही। अब हमारा तो ये सवाल है कि सर वो दिन आप कहाँ भूल गए? कब जो भी टीचर वगैरह है, मैंने तो उनको ऐसा देखा है कि लोग अपने अपने स्कूल जाते ही नहीं थे। अपने जो भी जिस गांव में उनका स्कूल रहा, उन्होंने वहीं का कोई आदमी रख लिया। 2000-3000 रुपए पे तुम पढ़ाते रहो, हम तनख्वाह लेते रहेंगे, तुम्हें हर महीने 3000 देते रहेंगे। और उसके बाद जो है, जिस दिन मालूम चला बाबू सब सेट है, जब मालूम चला कि आज कोई निरीक्षण होने वाला है, साहब एक दिन पहले जल्दी से वहाँ पहुँच गए और ना स्कूल में जाके खड़े हो गए कि हाँ मैं यहाँ का टीचर हूँ। तो वो दिन आपको आसान लगता था, वो दिन आपको सही लगता था कि हमको 30,000-25,000 रुपए सैलरी मिली, 2000 रुपए अपने वहीं का एक आदमी रख लिया, हम घर में बैठे खा रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही रीजन है, जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका दुख यही है कि पहले उन्हें सैलरी मिलती थी, अभी भी उन्हें सैलरी मिल रही है, ठीक, लेकिन पहले उन्हें काम नहीं करना पड़ता था, अभी उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो तकलीफ यहाँ से शुरू हो रही है। तो तकलीफ जब हो रही है तो उस तकलीफ को वास्तविकता तो कोई कहेगा नहीं कि हमें ये तकलीफ है। सही बात है। तो उस तकलीफ को दूसरे रूप में कहेंगे, सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे हर राज्य में एक बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन। इसको लेकर के सरकारी कर्मचारी बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, बड़ा ही नेगेटिव हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें ओल्ड पेंशन नहीं दे रही है, न्यू पेंशन दे रही है। तो आप बताइए, कल जो है जो सामान कोई भी चीज हमें 5 पैसे में मिल जाता था, हमने तो बचपन में देखा है 5 पैसा, 10 पैसा चलता था, बिल्कुल 5-10 पैसा, 15-20 पैसा चलता था। तो अब उनसे पूछा जाए कि आज का टाइम 5 पैसा 10 पैसा वाला है, समय बदल चुका है। बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल। आने वाले टाइम में हम आप जो 1 रुपया 2 रुपया देख रहे हैं वो भी गायब हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो छोटा पैसा 5 रुपया बन जाएगा।
5 रुपए बन जाएगा, 10 रुपए बन जाएगा, फिर आने वाले टाइम में वो भी गायब होगा, ये तो चलता रहेगा। कल का समय ये था कि हम आप जो है हाथ में जो आज मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कल का जो समय था लोग पत्र लिखा करते थे। हाँ बिल्कुल। तो आज बदला ना समय, हाथ हाथ में मोबाइल है। एक एक घर में जहाँ एक फोन नहीं लगवा पाते थे लोग, टेलीफोन वायर वाला, जितने सदस्य उससे ज्यादा ही फोन मिलेगा सर। हाँ, एक एक व्यक्ति अब डबल सिम हो गया है, उसके बावजूद एक एक व्यक्ति के पास 2-2 फोन देखने को मिल जा रहे हैं। हाँ, वो छोटा फोन अलग रखे, बात करने के लिए एंड्रॉइड अलग रखा हुआ है लोगों के पास है। तो समय बदला है, तो जाहिर सी बात है, समय बदला है तो बहुत कुछ बदलेगा। कल ओल्ड पेंशन मिलता था, आज न्यू पेंशन मिल रहा है, कल कोई और स्कीम आएगा वो मिलेगा, परसों कुछ और आएगा वो, ये तो चलता रहेगा। अब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं बदलाव को स्वीकार करने के, तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और आप बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी बदलाव को, तो जीवन में आप हमेशा दुखी रहने वाले हैं। देखिए होता ये ना सर कि हर व्यक्ति सिर्फ अपना फायदा जहाँ होता है वो चीज चाहता है। बिल्कुल। अब मैं बताऊं कि मैं इलाहाबाद में हमारी नाना की दुकान थी जनरल मर्चेंट की, बचपन से उनके साथ पढ़ाई के साथ साथ बैठते थे। उसके आगे कुछ दूर पर रेलवे कॉलोनी थी। और हम आपको बताएं कि हमारे नाना ने हमको बताया कि बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर राशन का सामान लेने आया करते थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की तीसरी पीढ़ी नौकरी कर रही है। अच्छा। कह लेंगे जो पहले कोई था वो भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सबसे बड़ी बुरी आदत होती है कि उसको ड्रिंक करने की, पीने की बड़ी बुरी आदत होती है। अब उसने पीना शुरू कर दिया, मालूम चला वो अभी 35-40 साल का था, उसका देहांत हो गया, तो उसके बेटे को नौकरी दे दी गई। अब उसके बेटे ने वही काम शुरू कर दिया, वो खत्म हुआ तो उसके बेटे को नौकरी दे दी गई। तो हमको उन्होंने बताया कि देखो ये क्या है, ये सरकार को जिस तरीके से ये सब सारी चीजें हो रही हैं कि जो योग्य है वो तो बैठा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी बदलती चली जा रही है। मैंने खुद देखा कि 2-3 लोगों को, कि वो एक मेरा स्टूडेंट था, उसके दादाजी की नौकरी थी, उनके पिताजी को मिली, और फिर वो पिताजी की नौकरी जब उनकी डेथ हो गई तो वो मेरे स्टूडेंट जो थे उनको मिल गई। अब बस इंटर ऐसे इधर उधर से वैसे ही पास हुए तो वैसे उनको मिल गई नौकरी। तो अब इस चीज में जिसको मिल रहा है तो उसको तो कह रहा है मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना नौकरी मिलती चली जा रही है। और जो लोग योग्य बैठे हैं उनका फिर क्या होगा? अब यहाँ कह दिया जाए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो लोग कहेंगे अरे भाई कैसे नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? ये बहुत सारी चीजें जिसको जहाँ जो फायदा नजर आता है एग्जैक्टली। अब आप इसी मुद्दे को लेकर के जो लोग 3 पीढ़ियों से नौकरी कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि ये सिस्टम बंद किया जा रहा है तो वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन वही जो योग्य व्यक्ति बाहर बैठ के नौकरी का इंतजार कर रहा है उससे कहा जाएगा कि ये सिस्टम बंद हो रहा है, वो खुश होगा, चलो हमको भी मौका मिलेगा, कम ऐसे नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ व्यक्ति बदलने से सोच बदल जा रही है। बिल्कुल। अब आप सोचिए ना, अगर जिसको हमने किसी चीज को पढ़ाया है, जिसने पूरी तरीके से पढ़ाई भी नहीं करी, इधर उधर से करके उसने गाँव देहात से हाई स्कूल इंटर कर लिया, और वो जाके नौकरी में बैठ जाए, और एक योग्य बंदा जो उससे कई ज्यादा डिग्री लिए हुए है उसको पढ़ा रहा है और वो वहीं बाहर बैठा रह जाए तो उसको क्या फील होगा? कभी कभी करे आप बताओ, हमारा नंबर नहीं है आज तक। तो ऐसा होता है। जैसे आप कोचिंग चला रहे हैं या कोई अपना स्कूल चला रहा है, तो कोचिंग चला रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हमारा फायदा हो, आप अपना फायदा देख करके अपना जो प्लानिंग करना होगा करेंगे अपने फायदे के अनुसार। अच्छा, जो बच्चा आएगा, जो पेरेंट्स आएंगे, वो जब आपके यहाँ आएंगे तो वो आपसे जब भी बात करेंगे वो अपना फायदा देखकर बात करेंगे कि गुरुजी फीस कम कर दीजिए, 1 ही घंटा क्यों पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा पढ़ा दीजिए। और आपको जब रहेगा तो आप तो सोचेंगे ना कि 1 घंटा की जगह का हम 2 घंटा पढ़ाएंगे इन्हीं को, तो उसमें तो मेरा नुकसान होगा, बल्कि हम 1 घंटा 2 बैच पढ़ाएंगे 1-1 घंटे का, तो मेरा 2 बैच निकलेगा, हमें 2 बैच का फीस मिलेगा। तो अब क्या है कि आप अपने अनुसार सोच रहे हैं, अब वो व्यक्ति बच्चा और पेरेंट्स अपने अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर के जो आपका संस्थान है उसको चलाना आपका काम है, तो सारा निर्णय तो आप ही का होगा, आप उनका तो सुनेंगे नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको जो चला रहा है सही निर्णय तो वही लेगा ना, वो जानता है ना क्या करना है क्या नहीं। बाकी जनता कुछ भी कहती रहे, कर्मचारी कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट जो कर रही है इसको कुछ लोग तानाशाही कहेंगे या जो भी कहें, लेकिन देखा जाए जो बैठ करके जिसको चलाना है, वो जो उसके लाभ को देखते हुए कि जो चीज हम चला रहे हैं वो कैसे आगे बढ़े, उसके हिसाब से प्लान कर रहा है। और हम जब उस नजरिए से हर चीज को देखते हैं तो हमें कहीं कुछ भी गलत नहीं दिखता है। क्यों?
क्योंकि हम अगर अपने नजरिए से देखना शुरू कर देंगे तो हमें तो सब गलत ही दिखेगा। हाँ, वो लेकिन तो है ही है। और हमें हमेशा हर चीज को जनरलाइज करना चाहिए कि आखिर में वास्तव में जो हो रहा है ये इससे कितनों को क्या फायदा होगा और कितनों को नुकसान होगा, वो चीज सोचिए। मेरे अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे माता पिता हैं, बच्चे को रोकते हैं कि ज्यादा टॉफी मत खाओ, चॉकलेट ज्यादा मत खाओ, बिल्कुल, पढ़ाई करो, खेलने बार बार ज्यादा खेलो मत, तो ये बातें बच्चे को तो खराब लगती हैं। क्यों? तो वो जो चाहता है चॉकलेट मिले खाने को, टॉफी मिले, खेलने को मिले, वो तो वो चाहता है। लेकिन माता पिता उसका भला चाहते हैं तो वो उन चीजों पर रोकते टोकते हैं, तो बच्चे को बुरा लगता है। सेम वही कंडीशन है कि भला सोच करके ही गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, कर रही है हर चीज, लेकिन अब उस भले के कारण जो है लोगों को तकलीफ हो रही है, तो लोग जो है उस चीज को अपने हिसाब से गलत बताना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे सही कह रहे हैं। जैसे नई पेंशन है, हम मानते हैं चलिए पुरानी पेंशन में तरह तरह के लाभ थे, नई पेंशन में उस तरह की हर चीज नहीं है, लेकिन अब वो सिस्टम बदल चुका है, तो लोगों को फोकस कहाँ करना चाहिए, दिमाग कहाँ लगाना चाहिए कि नई पेंशन में क्या है, हम इसको कैसे और अपना लाभ इसमें ले सकते हैं, ये क्या सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश करें। यही है ना नई पेंशन में कि अब जो पैसा जो गवर्नमेंट है वो शेयर में डाल रही है। हाँ, तो क्यों ना हम शेयर को समझ लें। अगर गवर्नमेंट डाल रही है तो उसमें क्या क्या स्कीम है, वो अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसे करेंगे वो देख लें। या अगर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ सकता है तो हम खुद लेकर के कंट्रोल कर लें। बिल्कुल। अब जैसे हम ही हैं, अपना थोड़ा बहुत जो भी पैसा आता है थोड़ी भी सेविंग करते हैं, हम भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ, रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ कुछ महीने पहले, तो उस कारण से मार्केट बहुत गिरा। अब मार्केट गिरा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट गिरा है तो हर किसी का नुकसान होगा। और वही लॉकडाउन जब चल रहा था, लोग घरों में बैठे थे, किसी के पास कोई काम नहीं था, हाथ में मोबाइल था, तो अब कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन अकाउंट में ऐसा तो है नहीं कि हर किसी का पैसा नहीं है, अकाउंट में तो पैसे जो वो सेविंग किया था ही। तो अब वो बैठे बैठे मोबाइल में तरह तरह के ऑप्शन यूज करके, एप्स आ गए हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 1000, 10-20 हजार, जिसकी जितनी क्षमता उसने किया। तो हुआ क्या कि इतना मतलब लॉकडाउन था, पूरा विश्व बंद था, फिर भी मार्केट खूब चढ़ा ऊपर, पैसे डबल ट्रिपल हो गए लोगों के। हाँ, अभी छोटा सा एक दो देश, मतलब एक छोटा देश यूक्रेन और रूस युद्ध किए, उसके कारण से मार्केट इतना गिरा कि बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। तो अब हमारा भी नुकसान हुआ। अब हम उसको समझने की बजाय अब हम कहें कि शेयर मार्केट खराब होता है, म्यूचुअल फंड खराब होता है, SIP खराब होता है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है ना, हम समझ नहीं पा रहे स्थिति को। अभी फिर से जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो है पॉलिसी अपनाई है, उसके कारण से मार्केट फिर से डाउन जा रहा है। तो लोग समझना नहीं चाहते कारण क्या है, उस कारण को हम समझें और हम बैलेंस करें और धैर्य रखें। जो धैर्य नहीं रखता है, अब जैसे यूक्रेन रूस युद्ध हुआ, मार्केट डाउन हुआ, जिनके अंदर धैर्य नहीं था, उनको डर लगने लगा, वो फटाक से अपना पैसा निकाल लिए। हाँ चलो भैया थोड़ा सा नुकसान हुआ, अभी निकाल लो, और गिर जाएगा तो मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, कहीं पैसा डूब न जाए। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, डर है, तो उन्होंने पैसा निकाल लिया और लॉस में चले गए। और जिनको पता है कि मार्केट अप एंड डाउन होता ही होता है, आज कम है तो कल फिर बढ़ेगा, और उनको और उनको पैसे की कोई जरूरत है नहीं, तो उन्होंने धैर्य रखा, निकाला नहीं और छोड़ दिया वैसे का वैसे ही। फिर से मार्केट एक टाइम आया, फिर ऊपर गया, सब बैलेंस हो गया। तो सबसे मुख्य यहाँ क्या है ना कि सोच, और दूसरा नॉलेज, कौन कैसे सोच रहा है, और उसके बाद नॉलेज किसके पास कितनी है, तो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। सही बात, ये तो है ही है। अब अपना ही है सर, जैसे कि बाद में अभी हम लोग का भी हमारी यही है कि भाई जब आएगा फॉर्म तो भरना तो है ही है। अब उसमें ये देखा जाए कि भाई नियुक्ति कहाँ मिल रही है, कैसी जगह मिल रही है, वो हमारे अनुकूल जगह है कि नहीं है, या जहाँ हम इंस्टीट्यूट लिए बैठे हैं ये ज्यादा अनुकूल है, या यही के करीब करीब में मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और जो 2011 का टाइम था हम लोगों का, उस समय तो बिल्कुल शुरुआत थी, उस समय तो कहीं पर भी भेज देता भी पहुंच जाता कि चलो चलना है। और 2011 और 2022-23 में काफी फर्क आ गया। भाई जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो गई, बेटा बेटी हो गए, तो सबका अपना परिवार एक बन गया। तो अभी उसके अकॉर्डिंग हर चीज को सोचना पड़ेगा इंसान को। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी कि कहाँ क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। फिलहाल ये है कि भाई आने का इंतजार है इंसान को, आए करें, अप्लाई करें। हो सकता है
कभी कभी जो आप सोचते हैं वैसा हो भी जाता है कि भैया इंसान सोच रहा है कि मुझे 50-60-70 किलोमीटर की रेंज पे कोई जगह मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाए नियुक्ति में। मिल जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि जो है अपने जिले में ही देना है। हालांकि वो अभी नियमावली में पूरी तरह से नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जब गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि टीचर्स को स्कूल के पास ही देना है, उसके पीछे कारण क्या बना, जब मसौदा आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि टीचर्स ने जो है घर दूर होने के कारण संडे बंद रहता है स्कूल, तो वो प्रयास करते हैं शनिवार को जल्दी निकलने का और सोमवार को वो देर से आते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख करके बनाया गया कि क्यों ना अपने ही जिले में दिया जाए, घर से जो है 10-20 किलोमीटर की दूरी में दिया जाए। तो सही बात है। हो सकता है शुरू में संख्या ज्यादा रहे, उस कारण से जो है कहीं दूर मिल जाए, और बहुत से लोग पहले से दूर नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ट्रांसफर चाहिए अपने घर के करीब में। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो भी गवर्नमेंट करे, शुरू में हो सकता है किसी को दूर मिल जाए, लेकिन फिर बाद में चाहे साल 2 साल 4 साल बाद फिर ट्रांसफर वो चाहेगा, सीटें रहेंगी ही रहेंगी। आने वाले टाइम में लोग रिटायर होंगे ही, छोड़ के जाएंगे ही, डेथ होंगे ही, बहुत सारे कारण बनेंगे, तो मिल जाएगा। ये तो है। देखिए कुल मिलाकर फिलहाल हम लोग को इंतजार है कि बस वो दिन आए जल्दी से करें। फिलहाल तो काफी, अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि अब ये इधर 2022-23 के सेशन में जो है लगभग चीजें करीब आ जाएंगी और हो जाएंगी। अगले सत्र से हर हाल में सभी लोग जो भी वेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी और वो लोग स्कूल में होंगे। बस ये है कि 2 तरह के लोग हैं यहाँ। एक हमारे आपके जैसे लोग पॉजिटिव सोचने वाले हैं, हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। कोई भी गलत भी हो गया है, वो लोगों की नजर में गलत है, नेगेटिव है, लेकिन हम आप जैसे पॉजिटिव लोग उसको पॉजिटिव नजर से देखते हैं। और वहीं जो नेगेटिव देखने वाला है उसको पॉजिटिव ही नेगेटिव दिखता है। वो तो हमेशा नकारात्मकता में जिएगा। अभी देखिए हम आप जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार के साथ हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं टेंशन फ्री होकर के कि जब जो चीज होगा तब किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आज भी देख लीजिए, लोग याची बन रहे हैं, धरना कर रहे हैं, अभी भी उसी में लगे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि मुझे तो लगता है वो सच में ही बेकार है, किसी चीज के लिए नहीं। भाई देखिए, लाइफ को अपने अकॉर्डिंग दिया जाता है। लाइफ जो है, इंसान की औसत आयु 60 साल 65 साल 70 साल हो सकती है, और जो काम करने की आयु होती है वो 50-60 साल के पहले रहती है। और जो 2011 वाले जितने भी हैं वो सब 40, 42, 44 तक पहुंच चुके हैं। टॉप एज देखी जाए तो 45-46 तक है। अब आप जो जीवन आपके पास अभी ऊपर वाले ने इतना अच्छा दिया है, आप उसको छोड़ के सिर्फ उसी के पीछे लकीर पीटते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करना चाहिए। अरे मैंने आपको अपने खानदान में मैंने बहुत सारे सर देखे हैं कि जो लोग सिर्फ आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि ये जो हमारा जो है पैतृक जो है घर है, ये हमारे जो है पुश्तैनी है, यहाँ मेरे दादा का है, तो ये है, तो जब यहाँ से कुछ बिक जाएगा तो ये मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। मेरे बहुत से खानदान में लोग ऐसे रहे। और मैंने क्या कहा, मैंने इवन अपने नाना की जो संपत्ति है मेरे पास, उसमें जो मेरी माता जी को मिलना है, मेरे पिताजी की जो है, मैंने सच बताऊं, मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि ये मिलेगी तो ही मैं ये काम करूंगा। मैंने हमेशा अपने आप को बढ़ाया से, बढ़ते रहो, चलते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। और ऊपर वाले क्रम से आज मैंने इलाहाबाद में रहकर कितने दिन काम किया, कहीं पर देखा कि कहीं पर कोई जो है प्रोजेक्ट जो है वो रियल एस्टेट का है, लोगों को जमीन दिलानी है, ये काम करना है, देखा भाई लोग काम कर रहे हैं, चलो काम करते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्ट उसको अपना भी कुछ ना कुछ उसमें बचाते कुछ छोटी चीज अपनी बना लिया। तो इस तरीके से हमेशा चलते रहे। कभी ये नहीं कहा कि हाँ जब यहाँ से कुछ मिलेगा या माता पिता देंगे तभी मैं इनके ऊपर डिपेंड हूँ, निर्भर हूँ, तभी कुछ करूँगा। जो काम कर सकते थे, एक ही टाइम में कोचिंग भी पढ़ाया, एक ही टाइम में और भी सारे काम किए, जो मिलता था वो करते रहते थे। तो जब आप करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। हम ये थोड़ा, आज भी कोचिंग खोल के बैठे हुए तो ये थोड़ा सोच रहे हैं कि नौकरी मिलेगी तभी करेंगे। भाई है, हमने किया हुआ है, हम एलिजिबल है, अगर मौका लगा और ऊपर वाले करम से सबकी दुआ से हो सकता है कहीं करीब में भी मिल गया और हमने उसको ज्वाइन कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारा अपना काम चलता रहेगा। अब ये थोड़ी ना कि हम सारा काम छोड़ के हम सब जाके सिर्फ धरना ही बैठ कर दें, तो उसका कोई मतलब। सरकार को जो करना वो वही करेगी। बिल्कुल, जब नियत समय पे होना है वो तभी होगा। आप जितनी लकीर पीटते रह जाइए, उसी जगह आप कुछ काम कीजिए। अगर मैं तो कहता हूँ बीएड वाले ने, अगर किसी ने सच में ईमानदारी से बीएड किया है तो भूखा नहीं मर सकता। बिल्कुल, आप अपनी योग्यता का किसी स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, ज्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो कोचिंग खोलिए। तो कोचिंग खोलने का रिस्क उठाने वाला होता है, एक बिजनेस में आ जाता है। आपको जगह लेनी है, वहाँ का 10-15 हज़ार किराया देना है, बिजली का देना है, तो फिर वो सीट भी लानी है, तो बोर्ड भी लाना है, तो सब कुछ करना है। और या फिर अगर आप उतना नहीं रख पाते, उतना आप नहीं सेक्रीफाइस कर सकते, उतना आप नहीं योगदान दे सकते, तो भाई किसी स्कूल में जाके 5-10 हज़ार रुपये पढ़ाइए। तो भूखा तो नहीं रह सकता। मगर हाँ,
यही तो है प्रॉब्लम कि पहला तो लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस न होने का कारण जो है वो नॉलेज। लोगों ने जो पढ़ाई बिल्कुल। किया, जो डिग्री लिया, वो चाहे जैसे लिया, लेकिन नॉलेज वो नहीं ले पाए, और नॉलेज नहीं ले पाए तो इसलिए उनको अपने डिग्री पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब बिल्कुल कॉन्फिडेंस सही नहीं है बात वो है। तो इसलिए वो अच्छे जगह जाते नहीं हैं कि मेरा तो वहाँ कुछ होना नहीं है, तो वो छोटे मोटी जगह रहते हैं और कुछ अलग से हम्म। प्रयास भी नहीं करते हैं कोचिंग वगैरह अपना खोलने का, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सही वही लोग बात है शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिली, सर। बेरोजगारी है। स्पीकिंग क्लास को चलाने के साथ साथ आप यकीन मानिए हर दिन मैं अपने सारे बच्चों को पर्सनली बुला बुलाकर उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उनसे ये पूछता हूँ कि भाई तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो मैंने फीस ले ली है, तुम आते हो ना आते हो मुझसे क्या मतलब है। बिल्कुल। इवन मैं सबको पर्सनली रोज 1 से 2 घंटा सब बच्चों पर देता हूँ कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। किसी किसी ने कहा सर मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा कौन सी जॉब कर रहे हो। अच्छा ये कर रहे हैं। अच्छा तुमने अभी और क्या किया सर, ग्रेजुएशन हो गया है, जॉब नहीं छोड़ सकते। अच्छा चलो ठीक है, तुम अगर मार्केटिंग का काम कर रहे हो तुम एक काम करो बेटा, डिस्टेंस से कहीं से MBA कर लो और अपनी जॉब करते रहो, तुमको बिल्कुल। आगे जाके इसका फायदा मिलेगा। अगर तुम्हारे पास समय है बेटा तुम क्या कर रही हो, उसने बताया सर हम BA कर चुके हैं, अब MA कर रहे हैं। ठीक है, तुम MA इंग्लिश से डाल दो और मेरे यहाँ इंग्लिश 1 साल पढ़ते रहो। MA के बाद तुमको कहीं ना कहीं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में MA की टीचर तुम बन जाओगी। B.Ed भी साथ में कर लेना। तो सबकी काउंसलिंग कर करके सबको समझाते रहते हैं बेटा देखो तुम ऐसे ना बैठो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर जॉब करो। तो लोग कई बार ऐसा करते हैं कि जॉब के चक्कर में लोग कुछ आगे पढ़ाई नहीं करते हैं। अरे सर टाइम नहीं, अरे सरकार ने डिस्टेंस एजुकेशन बनाया है, इतनी सारी चीजें, आप कुछ सब कुछ कर सकते हो। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि बेटा जॉब के चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ो और पढ़ाई के चक्कर में कोई काम मत छोड़ो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, दोनों चीज पैरेलल रखो। या हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि घर वाला इतना मुझको दे रहा कि मैं तो भैया IIM से जाकर करूंगा, MBA करूंगा, अब तो अपने को कोई टेंशन नहीं ना। क्योंकि हम लोग दोनों तरफ भाई है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं। घर वाला इतना नहीं दे सकता कि घर में उठा के खिलाए। तो आप अगर आप दोनों काम करो। हमसे लोगों की बात होती है तो अगर कोई जूनियर हमारा है वो बात करता है, या फिर हमारे जो सीनियर लोग हैं या हमारे बराबर के लोग हैं उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो लोग जब बात करते हैं हम सबको एक ही सलाह देते हैं कि पढ़ाई के पीछे ज्यादा पैसा कभी मत खर्च करना, कि नहीं हमें डॉक्टर बनाना है, बिल्कुल इंजीनियर बनाना है, लाखों रुपए। अभी सर उस बच्चे ने पूछा मुझसे MBA के लिए, मैं कहा बेटा देखो घर में बहुत पैसा है तो जाके 4-5 लाख का MBA कर लो। 4-5 लाख का MBA और 1 लाख का और 70,000 का MBA दोनों इक्वल है। मेन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, अपनी इंग्लिश को सुधारो, अपने कंप्यूटर स्किल को सुधारो। तुम अपने आप जहाँ जाओगे वहां पर पहुंच जाओगे। और तुम फालतू चक्कर मत पढ़ो, इतना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। अब आज हमारे कई ऐसे लोग हैं सर, दोस्त हैं जिनके बच्चे प्ले ग्रुप में हैं, नर्सरी में हैं और इतने बड़े स्कूल में हैं कि जहाँ पर सिर्फ 27,000 रुपए तिमाही फीस है। बाप इतना सोचिए। जी हाँ, उन्होंने खुद अभी मुझे बताया कि सर मैंने कहा बच्चे का कहाँ नाम लिखा, कहेंगे सर इस स्कूल में लिखा है। कहेंगे अरे सर बहुत फीस है। मतलब सर कितनी फीस है। कहेंगे सर 27 रुपए क्वार्टरली, जिसमें ड्रेस इंक्लूड नहीं ना, कॉपी किताब नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा सर मेरे पास तो फिलहाल इतना है नहीं, हो भी तो मैं ना कराऊँ। अभी सर नर्सरी की एक लिमिट होती है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए थोड़ी ना लिमिट होती है। अरे आपको बता दें, हमारी सिस्टर के बच्चे हैं, वो थोड़ा महंगे स्कूल में लिखा दिए। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना है फीस, लेकिन हमें लगता है कि आप सुने होंगे सेंट थॉमस, सेंट मैरी, इस तरह के स्कूल होगा, काफी बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जो स्कूल है उससे पूछा अपने बच्चे से कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो बताएं 60-70। हम कहे 60-70 बच्चों में सोचो, जो टीचर क्लास में आएगा 40 मिनट के लिए कितना एक एक बच्चे पर ध्यान देगा, दे पाएगा? कभी नहीं। वो आएगा, कभी नहीं, चला जाएगा। यानी कि बच्चे को वहाँ नॉलेज तो जो मिल रहा है, जितना वो मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और दूसरा नहीं मिल रहा, टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, बस ये है कि उस स्कूल में बच्चे को एक थोड़ा अलग माहौल मिल रहा है बस। हाँ, वहाँ पर बस, थोड़ा बस। अच्छे ठीक ठाक परिवार के लोग आ रहे हैं। हमने कहा कि जो अच्छे परिवार लोग आ रहे हैं, अच्छा माहौल बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है। तो हमने कहा कि ऐसा करो, आसपास कोई स्कूल हो कम फीस वाला, उसमें लिखा दो, और उसके बाद जो फीस बच जाए, पैसा बच जाए जो, उस पैसे से घर पर कोई टीचर लगा दो, आकर के 1 घंटे पढ़ा जाया करे। बिल्कुल। तो घर पर अलग से उस पर फोकस होने लगेगा। तो लोग जो है फालतू पैसा पता नहीं क्यों इतना महंगे महंगे स्कूल, जबकि वही किताब है। नहीं हम सर होता है, मगर हम लोग जागरूक नहीं होते। मेरे पास एक बच्ची भी आ रही, साक्षी, मैं बताऊं सर, उसने प्राइवेट कहीं से इंटर डाला हुआ है और वो इतनी तेज और इतनी चालाक है इस उम्र में बच्ची कि वो इंग्लिश भी सीख रही है, कंप्यूटर भी सीख रही है, कंप्यूटर में टैली भी सीख रही है। वो सुबह से 7-8 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम सिर्फ इन्हीं सारी चीजों में देती है। और फिर उसके बाद एक ट्यूटर लगाया हुआ है जो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता है इंटर का। अच्छा। और अब सोचिए कि उसको यूपी बोर्ड, अभी यूपी बोर्ड से है, अभी उसका इंटर क्लियर नहीं हुआ है और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है कि मैं आपको क्या बताऊं।
तो अब सही ऐसे है, बच्चे ऐसे जो ही होना आगे चाहिए। जाएंगे कि जिसके अंदर कंप्यूटर की भी स्किल है, इंग्लिश की भी स्किल है, यूपी बोर्ड की है, और उसके बावजूद भी इतनी स्किल होने के बाद जब वो ग्रेजुएशन वगैरह करके कहीं आगे जाएगी, तो क्या वो उसको कभी किसी से मांगना पड़ेगा कि हम बेरोजगार हैं, हमें कुछ दो? वो जहाँ खड़ी होगी उसको वहाँ जॉब मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उस बच्ची अभी के हमारे साथ पास एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजर है, कल उनका फोन आया यहीं पर उन्नाव से, सर मुझे भी एक अच्छा टीचर चाहिए है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो। जितने लोग आए मैं उनमें से किसी को, सब बीएड और ये करे हुए आए, मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। सर मैं 25, 30, 35 हजार तक सैलरी देने को तैयार हूँ। आप बस कोई अच्छा टीचर भेजिए जो अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो। मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और उनको इतने रिज्यूमे में इतना सब लोगों ने अप्लाई किया, उनको कोई समझ में नहीं आया, और सब बीएड किए हुए थे। अब कोई नहीं समझ में आया। कहेंगे सर मैं किसी को नहीं रख सकता, किसी के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है जो मेरे स्कूल को हैंडल करे, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं है। अब बताइए इसमें कमी कहाँ किसकी है? हमारी है ना, कि हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। डिग्री डिग्री है, तो ये है। लेकिन अपने आप को उस तरीके का नहीं बना पाए जो आज के स्कूल की डिमांड है। हाँ बिल्कुल। अब लोग कहेंगे तो कि ये सारी नौकरी नहीं चीजें हैं, मिल क्या रही कहा है। जा सकता है? अब लोग हाँ, तो कहेंगे ये कि सब नौकरी कहते नहीं ही मिल हैं। रही। अपने अंदर नहीं देखेंगे कि भाई, बहुत सारे लोग कमी कहते हैं कहाँ है? हमसे कि अरे सर प्राइवेट वाले कम देते हैं। हम क्या, प्राइवेट वाले कम नहीं देते हैं। प्राइवेट में योग्यता के अच्छे अनुसार देते हैं। हाँ, प्राइवेट में अच्छे संस्थान भी हैं। आप वहाँ जा नहीं रहे हैं इसलिए आपको कम मिल रहा है। आप वहाँ जाइए तो आप उस लायक तो बनिए। खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे। जितने भी बीएड वाले हैं, हम गारंटी से कह रहे हैं, टेट जो पास किया होगा और फिर नौकरी नहीं लगी तो 80% किसी और फील्ड में चले गए होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत लोग रहते हैं बीएड बीटीसी वाले। तो अब जो जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो क्या करेगा? इस फील्ड को छोड़ ही देगा। ऐसे लोग बार बार फील्ड चेंज करते रहते हैं और फिर कहेंगे कि भाई जो है ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है। ये नहीं देखेंगे कि जो है हम एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं कि जो डिमांड है मार्केट की। वो तो है ही है सर, ये तो भाई करना पड़ता है सर। मैंने यूपी बोर्ड से थे, और शुरुआत जब मैंने स्पीकिंग जब करी है पढ़ाने के लिए, 2-3 साल हमने सिर्फ वैसे ही 8-8, 10-10 घंटा पढ़ाया है। सिर्फ इसलिए कि बस अपने अंदर वो पोटेंशियल पैदा हो, तभी तो कोई आकर हमसे पढ़ेगा। यूपी बोर्ड वाले को कौन पढ़ेगा आज? हम आपको बता दें, 3 इयर्स हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम भी इसी तरीके से जब बीएड किए उसके बाद जो है इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, तो जानते हैं कि बाहर रहने में घर से कितने पैसे मिलते हैं सबको। तो थोड़ी बहुत भाई अब बाहर रह रहे हैं तो दोस्त यार हैं, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो मन में आया कि चलो भाई, पहले भी बिजनेस करते थे, कमाते थे, तो फिर मन में आया कि चलो भाई सेल्फ डिपेंड फिर से होते हैं। तो हमने ढूंढना शुरू किया कि कोई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर। अब जहाँ जाएं तो यूपी बोर्ड के हो इस वजह से कैंसिल, ऊपर से इंग्लिश चाहिए तो उस वजह से कैंसिल, और तीसरा जो है अपना खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता था। सही बात है। तो अब बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसी में हमें मौका मिला। जब मौका मिला तो पता चला कि भैया वो 3000 किलोमीटर दूर। तो अब हम या तो उस मौके का लाभ उठाएं, या तो फिर हम समस्याएं देखें कि भैया उतनी दूर कौन जाएगा। तो हमने कुछ नहीं सोचा। हमने कहा साला हम इतना प्रयास कर रहे हैं, सब कह रहे हैं अनुभव नहीं है इसलिए नहीं देंगे, कोई मौका ही नहीं देगा तो अनुभव होगा कहाँ से? तो हमने कहा नहीं, इस मौके को हम छोड़ेंगे नहीं। और हम ट्रेन पकड़े, और वहाँ पर जब इंटरव्यू होना था, नागालैंड में था, तो हम पहुँच गए वहाँ। तो भैया पहले इंटरव्यू फेस तो करें। तो हम गए, फेस किए और हो गया, और हमें केंद्रीय विद्यालय में पहली जॉब मिल गई। और जब हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा लिए 1-2 साल, उसी के बाद से हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया है। और आज आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या हमारी फ्लुएंट है या इंग्लिश बोलते हैं, हम हिंदी ही बोलते हैं। सारे ऑडियो आप सुनते होंगे, बात भी कर रहे हैं हिंदी में। तो लेकिन उस केवी में जाने के बाद इतना कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, कॉन्फिडेंस ना बूस्ट हुआ कि हम यूपी बोर्ड के हैं फिर भी वही व्यक्ति हैं, फिर भी किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हैं। 15-20 हजार के नीचे ऐसा कोई स्कूल नहीं है कि जो कि ना कर दे। हर जगह क्यों? क्योंकि हमने अपने आप उस तरह का बनाया। ठीक, हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, हम बोलते नहीं है इंग्लिश, लेकिन उन्होंने देखा सीवी में क्या लिखा है, हम क्या काम कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसके बाद पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। क्लास में उन्होंने भेजा, कई बार कई जगह दिए हैं, जाकर के क्लास में भेजा। हम पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट दिए या कोई और सब्जेक्ट दिए, बुक इंग्लिश में है, हम पढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। उनको तो यही तो चाहिए। सही बात है, वो तो है ही। तो अब क्या हुआ कि हमें मौका नहीं मिल रहा था, तो हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, मेरे सामने आया 3000 किलोमीटर की दूरी न देखते हुए हमने कहा चलो या अपनी तो चाहते तो कहते अरे भैया इतना दूर कौन जाएगा, अरे हमारे घर वाले
हमारे जानने वाले सबने हमको कहा कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो इंसान को जिंदा काट के खा जाते हैं। सही बात है। मतलब इतना डराया गया, इतना सब कुछ, लेकिन डर से कहीं ज्यादा अपने अंदर जो था जुनून कि नहीं, हमें तो एक जॉब करना है, और केवी जैसा केंद्रीय विद्यालय जैसा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको कैसे हाथ से जाने दिया जाए, कैसे जाने दिया जाए। सही बात। जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब जो है साइड में कर दिया गया कि जो होगा देखा जाएगा, और निकल पड़े। और उसका फायदा आज है। आज देखिए रहता है सर, उसी में काम करने के कारण इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी नॉलेज है और बहुत सारे चीजों की जानकारी हुई, और उसी कारण आज जो है 37-38 हजार लोग जुड़े हुए हैं। सही बात है। तो करना पड़ता है, अपने आप करना पड़ता है, होता है, सब होगा। और चैलेंज देना पड़ता है। जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है वो पीछे ही रह जाता है। ये तो बात है। चलिए हम भी जो फिलहाल वेट कर रहे हैं, देखें क्या होता है। और देखिए प्लान कर अगले हफ्ते तो आइए फिर इलाहाबाद। नहीं, इधर तो नहीं आना है, फिर जब आना होगा तो हम आपसे बात करेंगे। देखिए अभी हम 1-2 अक्टूबर के बीच में भी वहाँ रहेंगे, और फिर हो सकता है 15-16 के टाइम में भी रहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ रहे तो बनाइएगा। तो फिर अभी फिलहाल प्लान कर रहे हैं कि लोगों का थोड़ा डिमांड है कि जो इंटरव्यू डेमो अगर होता है तो उससे रिलेटेड जो है नॉलेज या कोई सब्जेक्ट पढ़ने बिल्कुल इसको शेयर कीजिए तो सबको फायदा उसका होगा। तो हाँ, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। अभी अपने पास जो है सिस्टम नहीं है, तो एक सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जो है एजुकेशनल वीडियो बनाया जाए, टीचिंग वाले वीडियो बनाए जाए। नहीं, बिल्कुल बनाइए, इसका सबको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू डेमो अगर होता है तो उसका हम लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए। देखो सबके पास वही डिग्री है, सबके पास वही नॉलेज है, बस ये है कि एक गाइडेंस। गाइडेंस की आवश्यकता है। तो इसका वीडियो का भी बच्चों को, बाकी लोगों को, सबको फायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स को। तो बस उसी पर थोड़ा, अभी त्योहार आ रहा है, नवरात्र, फिर उसका दीपावली। नवरात्र। अभी तो बस उसी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए बनाइए, फिर भेंट होती है, या हो सकता है फिर कॉल पर बात हो। बिल्कुल। हम भी क्लास का टाइम हो गया है, बस मैं चलता हूँ। ठीक सर, नमस्कार। ओके, नमस्कार।